अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे अक्टूबर नवंबर 2023 और उसका वेरिएंट 21। बेटा हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इसे कंप्लीट करते हैं। अब स्टार्ट करता हूँ अपने थर्ड क्वेश्चन के साथ। कहता है पोटेशियम क्लोरेट इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टू मेक ऑक्सीजन। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। तो बेटा ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, खुद रिड्यूस हों, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? सब्सटेंसेस या substance that oxidizes other substance and reduces itself। बेटा खुद रिड्यूस हों, दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, तो हम उन्हें कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे देखो, कहता है KClO3 डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड। ठीक है। MnO2 catalyzes the exothermic decomposition reaction. Complete and label the diagram in figure 3.1 to show the effect of MnO2 solid on the decomposition। ठीक है। यानी एक बना लो विद कैटलिस्ट, एक बना लो विदाउट कैटलिस्ट। तो बेटा जब आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो डेफिनेटली आपकी जो सेकंड विद कैटलिस्ट यूज़ करेंगे उसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ शो करना है। तो एक ज़रा ज़्यादा शो कर दें ऐसे, और उसे लिख दें विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट। एक आप विद कैटलिस्ट शो कर दें, उसकी ज़रा ऐसे दिखा दें करके। ये हो गया। ये हो जाएगा बेटा विद कैटलिस्ट। बेटा ये हो जाएगा विद कैटलिस्ट। ठीक है, तो विदाउट कैटलिस्ट और विद कैटलिस्ट, तो एक डायग्राम बना दी हमने। आगे देखें, कहता है व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड विदाउट अ कैटलिस्ट KClO4 एंड KCl फॉर्म। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपने इसको डिस्क्राइब करना है कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि डिसप्रोपोर्शनेशन कहते किसको है? एक ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो। तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी KClO3 के अंदर -6 +1 +5 होगी, और ये जा रहा है +7 में और -1 में। अब आप देखो +5 से +7 गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, और बेटा +5 से -1 में गया तो रिड्यूस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये रिडॉक्स है तो आप कहेंगे हाँ दोनों काम हो रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? क्लोरीन। इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है? क्लोरीन। तो ऐसा रिडॉक्स जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो, हम उसे डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे बेटा? क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड reduced in this redox रिएक्शन। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो दोनों काम ही हो रहे हैं। तो इसलिए हम इसको रिडॉक्सेशन को डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है। मोल्टेन पोटेशियम क्लोरेट रिएक्ट्स विद ग्लूकोज। ठीक है, एक रिएक्शन दे दिया आपको, और वो मोल्टेन पोटेशियम KClO3 को रिएक्ट करवा रहा है ग्लूकोज के साथ। KClO3 मेल्ट्स एट 630 केल्विन। ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है एट दिस टेम्परेचर बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर गैसेस। एक और इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये दोनों आप गैसेस कंसीडर करेंगे इस टेम्परेचर पे। क्यों वो इसलिए मेंशन कर रहा है शायद कि बच्चे ऐसा ना हो वाटर को रूम टेम्परेचर वाला ले लें और एज अ लिक्विड कंसीडर करें, जबकि वो कह रहा है वो गैस है। यूज द आइडियल गैस इक्वेशन टू कैलकुलेट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस का वॉल्यूम बताना है मीटर क्यूब के अंदर, केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, पास्कल में प्रेशर भी दिया हुआ है, तो सब कुछ तो दिया हुआ है और जाहिर बात है ऑटोमेटिकली मीटर क्यूब में ही आ जाएगा। शो यूर वर्किंग, तो शो कर देते हैं PV इज इक्वल टू NRT। V पूछ रहा है तो NRT अपॉन P। बेटा मोल्स उसने बोला है 1 होना चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू भूल जाओ तो देख लेना, याद हो तो लिख लेना, 8.31 होती है। टेम्परेचर केल्विन में ही दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रेशर पास्कल में ही दिया हुआ है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, शो योर वर्किंग, गिव योर आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर भी देना है। तो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, लेट्स सी देखते हैं। 8.31 into 630 divided by 1.0 10 to power 5। मेरे पास आंसर आ रहा है 0.05235। 0.052353। तो अगर मैं इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लूँ तो ये हो जाएगा 0.0524 मीटर क्यूब आंसर आना चाहिए बेटा, 1 मोल गैस का। आगे देखिए क्या बोलता है, कहता है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट कंप्लीटली विद, देखो ग्लूकोज का मास 180 होता है, आप करके भी देख लीजिएगा। कंप्लीटली रिएक्ट विद मोल्टन दिस, ठीक है। यूज योर आंसर D1 यानी ये वाला आंसर टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस रिलीज। टोटल वॉल्यूम, ज़रा एक बात बताओ, यहाँ पे इस वक्त अगर आप देखें और उसने कहा था ना कि दोनों गैसेस होंगी, तो ये जो टोटल मोल्स हैं ये 12 हैं, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं 12, और बेटा वाटर यानी स्टीम के मोल्स कितने होंगे 12, तो 12 सॉरी 6। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स 6 और स्टीम के मोल्स 6, तो 6 + 6 कितने हो गए 12। यानी इस इक्वेशन में अगर आप चेक करें तो 1 मोल ग्लूकोज यानी 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 12 मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस कर रही है। आपके पास सिर्फ 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, 1 मोल, ठीक है, जबकि 180 कितना प्रोड्यूस कर रही है 12 मोल्स, याद रखिएगा। आ जाओ, अब वो कह रहा था, दोबारा पढ़ता हूँ इसको, कह रहा है 5 ग्राम ग्लूकोज रिएक्ट्स कंप्लीटली, 5 ग्राम दिया हुआ है और टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकाल लेते हैं 5 ग्राम से। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ देखिएगा, ये 180 ग्राम है और ये 12 मोल्स है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, अगर 180 ग्राम ग्लूकोज यूज़ करो तो 12 मोल्स ऑफ गैस बनती है। और अगर आप 5 ग्राम ग्लूकोज की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मोल्स ऑफ गैस निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 5 × 12, ये आ गया 60 और डिवाइड कर दिया मैंने इसको 180 से, तो ये हो गया 0.3333 आंसर आ रहा है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, सब कुछ सेम दिया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। और ये इफ़ यू वर अनएबल तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि वी आर ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह एबल टू डू इट, ठीक है। ये आ गए आपके पास मोल्स। अब मुझे बताओ 1 मोल गैस का वॉल्यूम ऊपर आपने मीटर क्यूब में कितना निकाला है। आप कहेंगे सर 0.0524 मीटर क्यूब। तो बेटा जो आपके पास हैं 0.333 मोल से x वॉल्यूम निकल आएगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर, मल्टीप्लाई बाय 0.0524, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.01746। तो अगर मैं इसे 0.0175 ले लूँ तो मेरा ख्याल है ये बेहतर है। तो
पहले स्टेप के अंदर उसने क्या किया बेटा, आपसे 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकलवाया, फिर आपने 5 ग्राम ग्लूकोज से टोटल मोल्स ऑफ गैस निकाल लिए और 1 मोल गैस का वॉल्यूम आपके पास था, तो जो मोल्स आए उसका वॉल्यूम निकाल लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। पार्ट ई पे आ जाओ। द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज शोन इन फिगर 3.2। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी होता है ना। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप बेटा। ठीक है, बाकी अल्कोहल नजर आ रहे हैं। कंप्लीट द टेबल 3.1 टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स ग्रुप्स प्रेजेंट द स्ट्रक्चर शोन। देखो बेटा, ये हो गया प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब बेटा जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो, प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी का मतलब जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच हो। तो 4 सेकेंडरी हो गए, 1 प्राइमरी हो गया। टर्शरी का मतलब होता है जिस कार्बन के साथ OH लगा हो वो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच हो, ऐसा कोई है ही नहीं इसमें, तो ये 0 कर दो। Separate sample of aqueous glucose are tested with the reagent shown in table 3.2। यानी इस ग्लूकोज का रिएक्शन आपने करवाया है कुछ टेस्ट वगैरह करने के लिए। Complete table 3.2 with observation for each reaction. Write no reaction if applicable। ठीक है, सबसे पहले एसिडिफाइड KMnO4 और वार्म किया, तो चेक करो क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड सब रिएक्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसका मतलब है रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी। KMnO4 का अपना कलर क्या होता है, पर्पल, और जब वो रिएक्ट कर जाता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, तो Mn2+ में आ जाता है, कलर लेस में आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, इसकी जगह अगर K2Cr2O7 होता तो ऑरेंज टू ग्रीन लिखते हैं। फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड के साथ। क्या इसमें एल्डिहाइड है ना। तो बेटा फेलिंग रिएजेंट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ब्रिक रेड PPT। ऑब्जर्व जो हमें नजर आएगा वो होगा ब्रिक रेड PPT। अल्कलाइन आयोडीन, देखो अल्कलाइन आयोडीन मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, इसमें नहीं है। एक्वस अल्कलाइन आयोडीन इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, वो भी नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल विद CH3CHOH, वो भी नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल में इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, वो भी नहीं है। तो नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। उसने खुद कहा है राइट नो रिएक्शन जब पूछना हो। आगे चलो क्या कहता है, देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H12O6, डिफाइन द स्ट्रक्चरल आइसोमर। सो मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, ब्लैंक पेज से भी आगे आ जाओ, 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं बेटा। कहता है कंपाउंड C एंड D आर अल्कीन्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब है आइसोमर है। नाम दे दें अपनी तरफ से पहले, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 4 को बोलते हैं ब्यूट 2 ईन हो जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन, 2 पे मिथाइल है और लेफ्ट से नंबरिंग की है, सही है। यहाँ आ जाओ 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, और 3 मिथाइल हो गया बेटा। 4 को बोलते हैं ब्यूट और ईन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ब्यूट 1 ईन हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और आइसोमर भी बन सकता है। देखो ये 2 बनाया ना इसने, एक और भी बन सकता है। ये देखो ये वाला, ये वाला एक कम दिया हुआ है तो ये भी बन सकता है। कैसे, ये देखिएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा
2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, बेटा 3 आइसोमर हो गए। अच्छा आगे चलते हैं, क्या बोलता है, कहता है गिव, ये मैं हमेशा मेरी आदत, मैं आपको अंदाजा होगा कि मैं जब भी काम कर रहा होता हूँ मैं पहले अपनी वर्किंग करता हूँ, मैं फिर बाद में देखता हूँ वो मुझसे क्या पूछ रहा है या वो पूछ भी रहा है या नहीं। अक्सर ऐसा भी होता है वो जो नहीं भी पूछा होता वो भी मैंने किए होते हैं लेकिन मोस्टली मुझे फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि मैं थोड़ा टाइम उसको पढ़ने में लगा दूं तो आगे के क्वेश्चन समझने में, सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी यही मशवरा देता हूँ कि इसी तरह का काम किया करो। गिव द सिस्टमेटिक नेम ऑफ डी, अब ऊपर लिखा हुआ है ना, तो मैंने लिखा 3 मिथाइल ब्यूट 1 एक्सप्लेन वाई सी एंड डी डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए शर्त ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन्स, मैं हमेशा एस पे एम्फेसाइज करता हूं, कार्बन नहीं, कार्बन्स मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें है ही नहीं ऐसा कुछ। अब आप देखें ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये 2 CH3 लगे हुए हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ 2 H लगे होंगे, यानी ये CH2 है, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से होगी। तो आप लिखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन्स लिखिएगा, कार्बन मत लिखिएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन्स डू नॉट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स, नहीं है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज पोजिशनल आइसोमर ऑफ C एंड D। जी जो हमने बनाया ये रहा बेटा, ठीक है, ये रहा, लुक एट हियर, एक उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है, 2 बनाए हुए थे, तो मुझे अंदाजा तो खैर हो गया था कि ये कुछ और है। ये ले बेटा, ये पोजिशनल आइसो, ठीक है। आपके फंक्शनल ग्रुप सेम, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी तो उसे पोजिशनल आइसोमर कहते हैं। आगे देखो क्या बोलता है, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन डी रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइटियम हाइड्रोजिनेशन कर रहा है, यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कर रहा है। तो आप देख लें डी क्या है, ये रहा डी, यानी इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखो इसने यहाँ लिखा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्पेसिफिक हो गया। अगर वो बोलता है स्ट्रक्चर बनाओ फिर तो कुछ भी बना लेते, अब वो बोल रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, तो स्केलेटल नहीं बना सकते, डिस्प्लेड नहीं बना सकते। ये मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब वो स्पेसिफिक हो आप भी स्पेसिफिक हो जाए, वो जर्नल बोले फिर आपकी मर्जी है, मार्किंग स्कीम को फॉलो मत करो। अब वो बोल रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ तो स्पेसिफिक हो जाओ। ये हो जाएगा CH3, ये देखो मैं ज़रा इसको पहले यूँ बना लूँ, CH3 CH3, ये हो जाएगा CH2 और CH3, ऐसा होगा, ठीक है। अब इसको मुझे बनाना है तो मैं इसे स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। CH3 2 दफ़ा था, CH था, CH2 था और CH3 था, CH3, ठीक है, यही था, हो गया। उसके बाद कह रहा है C कैन फॉर्म एडिशन पॉलीमर, ठीक है, 1 रिपीट यूनिट एडिशन पॉलीमर का बनाओ। C किधर है, ये रहा बेटा, गौर से देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, बीच में डबल बॉन्ड है, एक CH3 है और एक H है। अगर मैं इसका एक डबल बॉन्ड हटा दूँ, 2 बॉन्ड लगा दूँ तो बन जाएगा ना। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखिए, ये देखिएगा, ये यूं था, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर मैं इसका एक डबल बॉन्ड हटा दूं, हट गया, एक बॉन्ड हटा दिया आपने, 2 बॉन्ड लगा दिए, दैट्स इट, तो ये एक रिपीट यूनिट हो गया, ठीक है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ C shows the molecular ion peak मास ओवर चार्ज रेशियो 70। हमेशा से एक नसीहत करता हूं आपको, ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास,
क्योंकि बेटा मॉलिक्यूलर आयन पीक का मतलब ही ये होता है कि कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, और अगर कोई बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हुआ बेटा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और इलेक्ट्रॉन लूज होने से या इलेक्ट्रॉन गेन होने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये इसका एम आर है, मॉलिक्यूलर मास है। दिस पीक हैज रिलेटिव इंटेंसिटी 48.7। देखो मॉलिक्यूलर आयन पीक का मतलब हो गया एम पीक, और उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी भी दे दी, द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द m+1 पीक भी दे दी। शो दैट दिस इंफॉर्मेशन इज कंसिस्टेंट विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सी। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सी है क्या, C5H10 है ना, यही है, चेक करो 1 2 3 4 5 और 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, बिल्कुल सही है, यही फॉर्मूला है सी का। अब वो बोल रहा है ये इंफॉर्मेशन बताओ इस फॉर्मूला के साथ कंसिस्टेंट कैसी है। तो दो काम कर सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं m और m+1 की वजह से, और दूसरा ये मास कंफर्म कर सकते हैं कि 70 है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मास कितना आएगा, 70 आना चाहिए। अब देखिए पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन कंफर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है बेटा, m/m+1 इज इक्वल टू 100/1.1n। n नंबर ऑफ कार्बन एटम में निकाल लो, m+1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय m इंटू 1.1। देखो बेटा m+1 की इंटेंसिटी है आपके पास 2.7 इंटू 100, और m की इंटेंसिटी आपको दी हुई है 48.7 इंटू 1.1। ये आपके पास कार्बन आ जाएंगे, मैं करके देख लूँ, 2.7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 48.7 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ गया 5.04, यानी 5 आ गया, कंफर्म हो गया, कार्बन 5 है। अब सोचो अगर 5 कार्बन है तो एक कार्बन का मास 12, तो टोटल कितना हो गया 60। अब बताओ H कितने हैं 10, तो 1 इंटू 10 इज 10, तो टोटल मास कितना हो गया 70। कंफर्म हो गया। उसके बाद बोलता है सी एंड डी बोथ रिएक्ट विद HBr, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोहेलोजिनेशन जिसे बोले, इसका मतलब है मार्कोनिंग ऑफ रूल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जब आप हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं अल्कीन के अंदर, और उन अल्कीन्स के अंदर बेटा जो सिमेट्रिकल नहीं होते तो मार्कोनिक ऑफ रूल होता है। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है, कैसे, H वहां ऐड होता है जहां ऑलरेडी H ज्यादा हो। आगे देखिए क्या बोलता है, देखते हैं क्या पूछता है नहीं पूछता। C रिएक्ट्स विद HBr टू फॉर्म E, कंपाउंड C दिया हुआ है और E दे रहा है, ठीक है। कंप्लीट द डायग्राम फिगर 4.2 मैकेनिज्म ऑफ दिस, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म पूछ रहा है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, यानी कार्बोकैटाइन पूछ रहा है, इंक्लूडिंग चार्जेस आपको आते हैं, डाइपोल्स आपको आते हैं, एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं और लोन पेयर से पॉजिटिव बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करली एरोज अप्रोप्रिएट, ठीक है बेटा। तो अब एक काम करते हैं हम, यहाँ इसको स्लाइटली नेगेटिव कर देता हूँ, इसको स्लाइटली पॉजिटिव, एरो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाए, तो डबल बॉन्ड से यहाँ बनाए, Br इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, कर ली ऐसा होगा, ठीक है। तो पहला इंटरमीडिएट आपका बनेगा। अब सवाल ये है कि इसने Br लगाया है यहाँ, और से देखिएगा इस जगह लगाया है, तो इसका मतलब है इसने H यहाँ लगाया है, तो पहले H ऐड करो, देखिएगा अगर इस पोजीशन पे H लगा है तो यहां क्या आ गया। अब आ जाए बेटा Br नेगेटिव, एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव और लोन पेयर से पॉजिटिव बनाए, ये देखें बेटा प्रोडक्ट बन गया, हो गई बात खत्म। D reacts with HBr to produce F, a chiral bromoalkane, मतलब उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। तुम्हें D पता नहीं याद है या नहीं, वहाँ जो ऊपर पीछे D दिया हुआ है, मैं उसे एक दफ़ा दोबारा देख लूँ, ये रहा D, सही है, यानी कि 3 मिथाइल और ब्यूट 1 इन बेटा,
3 मिथाइल ब्यूटानिन, ये था, देखिएगा। ओके, अब उसने कहा आपने HBr लगा रहा है और ऐसे HBr लगा रहा है बेटा कि वो क्या बन जाए, कायरल सेंटर बन जाए। तो जाहिर बात है यानी कि आपको एक कार्बन उसमें ऐसा शो करना है जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हो। तो मेरा ख्याल है अगर Br में इस पोजीशन पे लगा दूं तो ये कायरल सेंटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ Br लगा देता हूँ, HBr का Br, ठीक है, तो बेटा डेफिनेटली यहाँ पे एक Hb होगा ना। अब आप देखें इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये पूरा जो ग्रुप है इसके साथ ये वाला, यार ये पूरा ग्रुप, ये वाला, ये हो गया 4, हो गया 4 डिफरेंट। ये जो सेंटर में है ये वाला कायरल, तो ये मैं कह सकता हूँ इट्स अ कायरल ब्रोमो अल्केन। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया मैं। आगे चलो, मैं आगे चलता हूँ, क्या बोलता है। Explain why the reaction of HBr with C and D produces different major product. मार्कोनिक ऑफ रूल आ गया ना बेटा। तो मार्कोनिक ऑफ रूल से आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है बेटा। देखो सी के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट की। और से देखिएगा, सी के अंदर पॉसिबिलिटी ये है, मैं यहां बना दूं ना ताकि आपको समझ भी आ जाए। यहां देखिएगा, देखो या तो प्लस चार्ज यहां आएगा या फिर प्लस चार्ज यहां आएगा। अगर यहां आएगा तो ये हो गया टर्शरी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और ये हो जाएगा सेकेंडरी बेटा। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं सी में। अब इसी तरह डी के भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए मैं बना देता हूं ताकि यार मेरी बात अच्छी से समझ में आ जाए ना आपको। लुक एट हियर, ये 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 और ये। इसी तरह बेटा ये देखिएगा, ये 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 और ये। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड यही दो, इन्हीं 2 कार्बन के बीच में था ना, तो ये बन जाएगा प्राइमरी और ये बन जाएगा सेकेंडरी। तो सी के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, टर्शरी और सेकेंडरी। टर्शरी ज्यादा बनेगा, मोर स्टेबल। डी के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ज्यादा बनेगा। दैट्स इट। अब इसने मार्क्स भी कम दिए हैं, लाइनें भी कम दी हैं, लिख बहुत कुछ सकते हैं आप इसके अंदर। पता नहीं, मैं समराइज करता हूँ थोड़ा सा। ये इसमें ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। अब जैसे एक्सप्लेन बोल रहा है, एक्सप्लेन का मतलब है आप बताएं उसके बारे में, मसला वही है ना। तो हम कह सकते हैं टू, छोटा छोटा कोशिश करता हूँ लिखने की, इंटरमीडिएट possibility in C, that is tertiary and secondary कार्बोकेटाइंस। ठीक है, और 2 इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटी इन डी। डी में क्या है बेटा, सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अच्छा अब स्टेबिलिटी की बात कर देते हैं। टर्शरी इज
more stable than secondary, which is more stable than primary due to alkyl positive inductive इफेक्ट। टोटली बदतमीजी है ये, मतलब आपको देने चाहिए अच्छी खासी लाइंस, क्योंकि इसमें हम आप दो डिफरेंट कंपाउंड्स के दो दो इंटरमीडिएट्स को कंपेयर कर रहे हैं और 2 मार्क्स का सवाल दे रहे हैं और सिर्फ 4 लाइनें दे रहे हैं। पता नहीं, जब आप पेपर बना रहे होते हैं तो आपको कम से कम एक दफ़ा खुद, मेरा ख्याल है, सॉल्व कर लेना चाहिए। आई डोंट थिंक सो इन्होंने खुद भी कभी ये सॉल्व किया, ये फजूल बातें करते रहते हैं। आगे आ जाओ बेटा, डी। फिर भी हमने 2 मार्क्स के लिहाज से काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। सी कैन बी यूज टू फॉर्म एच। देखो एच है क्या, एस्टर। सी कैन बी यूज टू फॉर्म एच, ठीक है। वो जो आपका सी है वो एच बना सकता है, तो सी क्या है, ये रहा, यानी इससे आप ये बना सकते हैं। ओके, बना सकते हैं, बताता हूँ कैसे, समझ गया मैं। अच्छा, ये एस्टर है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब आगे देखें, अगर इसे नहीं दिया होगा तो हम बना लेंगे, वरना कुछ और देखेंगे। वन पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ एच इज शोन इन द फिगर 4 पॉइंट, देखो खुद दे दिया उसने। 4.5 different portions of C are used in reactions 1 and 3. Some of the products are then combined to produce H. 4.5 does not show any of the inorganic product of the reaction. Inside byproducts नहीं बताता। देखो मुझे एक चीज़ देखो, सबसे पहली बात तो ये, इस रिएक्शन को गौर से देखो। ये C है, इससे तुमने बनाया है प्रोपेनॉन कीटोन, तो इसका मतलब है तुमने इसे यहां से तोड़ा, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, तो एक साइड पे ये वाली चीज बनेगी। तो अब अगर आप गौर से देखो, अगर आप इसे हॉट एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करो, एक बीच से टूट जाएगा। समझ में आ रही है मुझे लॉजिक? अब देखो, जब ये टूटेगा तो गौर से देखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन से है तो कीटोन बना दो, और डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली एक से अटैच है तो कार्बोक्सिलिक बना दो। ये हो गया इथेनोइक, और ये हो गया प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन तुम्हें दिया हुआ है, तो जी क्या हो गया तुम्हारा, इथेनोइक एसिड बेटा, हो गया। अब आगे आ जाओ, देखो इसने यहां ई से बनाया हुआ है जे। अच्छा, जे को नीचे भी लिखा हुआ है, जे और जी से ये बन रहा है, तो गौर से देखिएगा, चेक करें बेटा। ये जी तो ये रहा, ठीक है, ये वाला पार्ट तो जी का हो गया, इतना पार्ट, ये पार्ट तो जी का हो गया, ये आ गया मेरा जी से। इसका मतलब है एस्टर है तो ये वाला पार्ट अल्कोहल का होगा, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट यहां से आया होगा, दैट्स इट, ठीक है, अल्कोहल। तो और बन भी सकता है अल्कोहल, कैसे, ये देखिए, और से देखिएगा, मुझे समझ में आ रही है बात। ये मैंने किया और ये मैंने OH लगा दिया। तो अगर मैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे हीट कर दूंगा तो ये SN रिएक्शन, ठीक है। तो J बन गया अल्कोहल और G था कार्बोक्सिलिक, मिलके क्या बना दिया इन्होंने, एस्टर। ओह, हमने पहले खुद सॉल्व कर लिया, पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। ये कह रहा है कंप्लीट टेबल 4.1, ठीक है, विद द रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन शोन इन फिगर 4.5।
पहला तो उसने दे दिया HBr, उसके बाद है ई से जे। ई से जे कहाँ है? ई से जे, तो ये क्या लिखोगे? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट बेटा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंडीशन में क्या लिख लो? हीट। उसके बाद है सी से जी प्लस दिस, तो बेटा वो यही है ना, ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, हॉट एसिडिफाइड KMnO4। और रिएक्शन फोर क्या रहा? ये रहा बेटा एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन के लिए कैटलिस्ट क्या यूज होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो हमने कैस कर लिया था, देखा? तो पहले काम खुद किया करो, और हमेशा ऑर्गेनिक में नसीहत याद रखा करो कि रिएक्शन हमेशा फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में होते हैं। ये याद रखोगे ना तो आसान हो जाएगी ज़िंदगी, ठीक है? आई थिंक मैंने ख़त्म कर लिया इसको। यस, डन हो गया बेटा। मुझे उम्मीद है मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।